स्वागत है। मैंने अपनी लास्ट क्लास में जयशंकर प्रसाद जो कि आधुनिक कवि हैं उनकी जो कविता थी देवसेना का गीत, उसकी मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या करवाई थी। आज मैं कार्नेलिया का जो गीत है आपकी बुक में निर्धारित है जो उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करवाऊंगी बेटा। ये जो कार्नेलिया का गीत है ये जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के प्रारंभ से लिया गया है। इस नाटक में सेल्यूकस की जो पुत्री कार्नेलिया है वो गाती है और इस गीत में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और आस्था व्यक्त की है। पिता के साथ भारत में रहते हुए कार्नेलिया यहाँ के मनोरम प्राकृतिक पर्यावरण, भारतीयों के ज्ञान, गरिमा, प्रेम, करुणा आदि उदार मानवीय भावनाओं से परिचित और प्रभावित हुई है। तो इस गीत में वह इन्हीं हृदय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती हुई क्या कहती है, आइए हम कार्नेलिया के गीत की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। जैसे कि बेटा अपनी बुक में या स्क्रीन पर देख सकते हो, कार्नेलिया का गीत है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये पंक्तियाँ अगर आपके एग्जाम्स में आती हैं और लिखा होता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, तो आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे बेटा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कार्नेलिया के गीत से ली गई है। यह गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से लिया गया है। अब संदर्भ लिखेंगे कि कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वह सिंधु नदी के तट पर एक ग्रीक शिविर के पास बैठी इस गीत को गा रही है। उसे भारत से प्रेम है और वह इस गीत में भारत की विशेषताओं का गान करती है। तो हम दो दो करके इस पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया गाती है, हमारा यह देश भारतवर्ष लालिमा से युक्त और मिठास से परिपूर्ण है। ठीक है, यहाँ प्राची दिशा में सूर्य की अरुण आभा बिखर जाती है। यह अरुणिमा ऐसी है जैसे लाल कमल के भीतर लालिमा होती है। इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात यहाँ अनजान लोगों को भी आश्रय प्राप्त हो जाता है। बेटा अरुण का मतलब होता है लाल और क्षितिज होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। अब अगली लाइन देखिए। सरस तामरस गर्भ विभापर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब तामरस का मतलब होता है बेटा कमल और विभा का मतलब होता है चमक, तरुशिखा वृक्ष की चोटी और मनोहर का मतलब होता है सुंदर। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कार्नेलिया कह रही है कि सूर्यास्त के समय सरोवर में कमल के फूल खिलते हैं और कमल के नाल पर पेड़ की सुंदर चोटी का सौंदर्य नाचता सा प्रतीत होता है। अर्थात जब सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्षों की चोटियों और शाखाओं में छनती हुई पुष्पों पर नृत्य करती है, उस समय की शोभा देखते ही बनती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई यह केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती है। लघु सुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु माने मतलब छोटे और सुरधनु इंद्रधनुष, शीतल माने ठंडा, समीर माने हवा, मलक का मतलब होता है सुगंधित, खग माने पक्षी और नीड़ माने घोंसला और निज माने अपना। क्या कह रही है वो कि छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आती हुई शीतल हवा के सहारे अपने प्यारे घोंसलों की ओर मुंह किए हुए उड़ रहे हैं। कार्नेलिया कल्पना करती है कि पक्षी सूर्य को अपना घोंसला समझकर उसी ओर उड़ते चले जा रहे हैं। भारत सभी को शरण प्रदान करता है। अब व्याख्या के बाद हम इसका व्याख्या कर ली हमने यहाँ तक। अब आगे लाइन देखिए। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा।
अब इसका मतलब हुआ कि बेटा कि जो भारतवर्ष है वो दया, सहानुभूति और करुणा वाला देश है। यहाँ के लोगों की आंखों से करुणापूर्ण आंसू बहते रहते हैं। वे किसी की पीड़ा को नहीं देख सकते। उनकी आंखों से निकले अश्रु जल से भरे बादल बन जाते हैं और यहाँ तो अनंत से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती हैं और यही शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए व्याकुल जो प्राणी है वो भारत में आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें भी यहाँ किनारा यानी ठिकाना मिल जाता है। दूसरों को किनारा देना भारतवर्ष की विशेषता है। हेम कुंभस्ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। हेमकुंभ, हेमकुंभ का मतलब होता है सोने का घड़ा यानी सूर्य रूपी घड़ा, और मदिर माने यात्री, रजनी माने रात। अब क्या कह रही है कार्नेलिया? कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कहती है इस देश का सूर्योदय का दृश्य भी अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब सूरज उगता है, सूर्य उदय से पूर्व जो उषा है वो स्वर्ण कलश लेकर सूर्य के रूप में इस देश के ऊपर सुखों की वर्षा करती है। जब रात भर जगने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते रहते हैं अर्थात छिपने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरी कलश में सुख रूपी पानी भरकर लाती है और उसे भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात रात बीत जाने पर जब प्रातःकालीन किरणें धरती पर छाने लगती हैं तब सुखद अनुभूति होती है। तो हम काव्य सौंदर्य करेंगे। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ में लिखेंगे कि कवि ने कार्नेलिया के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है, यानी भारत को आश्रय देने वाली विशेषता का वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति की करुणा भावना का गौरवपूर्ण चित्रण किया है। भाषा खड़ी बोली है, ये भी लिख सकते हो आप इसमें कि सरल सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद उषा काल के आकर्षक बिंब का सृजन हुआ है और अनुप्रास, श्लेष, रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अलंकार मैंने आपको बताई दिए किस तरीके से आप छांटते हैं। जैसे लघु सुर धनु से, सा सी से आ गया तो उपमा अलंकार है, ठीक है बेटा। मानवीकरण अलंकार भी है, जैसे तरु शिखा का नाचना। अनुप्रास अलंकार है, पंख पसारे समीर सहारे, निज नीड़ निज में, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा इसमें रजनी भर, यहाँ पर आप देख रहे हो रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया है, इसमें इसका पूरा हमने सप्रसंग व्याख्या की। पहले प्रसंग किया, फिर उसके बाद हमने इसका व्याख्या करी, फिर काव्य सौंदर्य किया। एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, जो काव्य सौंदर्य आता है आप इसी में देख लीजिए, लास्ट की जो दो पंक्तियां हैं, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकती सुख मेरे मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। मान लीजिए दो पंक्तियां आगे लिखा कि इनका काव्य सौंदर्य कीजिए। तो काव्य सौंदर्य में प्रसंग व्याख्या नहीं लिखेंगे। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष में आप लिखेंगे कि प्रकृति के उषाकालीन वातावरण की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, और लिखेंगे उषा का पनिहारिन के रूप में मानवीकरण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश यानी सूर्य में मंगल जल लेकर आती है और इसे लोगों के सुखी जीवन के रूप में लुढ़का देती है। इससे सारे वातावरण में सुनहरी आभा बिखर जाती है। तब तक तो लोगों पर रात की मस्ती ही चढ़ी रहती है, तारे भी ऊँघते प्रतीत होते हैं। तो ये आपने भाव पक्ष में लिख दिया। कला पक्ष में आप लिख देंगे यहाँ पर कि उषा का मानवीयकरण किया गया है, रूपक अलंकार की छटा है, तारे का भी मानवीयकरण है, खड़ी बोली का प्रयोग है, गीयता एवं संगीतात्मकता का स्पष्ट प्रभाव है। तो इस तरह से मैंने आपको काव्य सौंदर्य करना भी सिखा दिया।